प्रिय बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम आप नोट कर लीजिए। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें रासायनिक आबंधन, आबंधन मतलब होता है बंधना, एक दूसरे से जुड़ जाना, संयोग कर लेना। अब क्या है रासायनिक आबंधन? इसका मतलब इसमें जो तत्व है वो एक दूसरे से बंध बनाएंगे, एक दूसरे से बंध बनाएंगे। उसी बंध को हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो इस अध्याय को आरंभ करने से पहले अब देखिए, बंधन कई प्रकार का होता है। पूरा ये जो विश्व है, ब्रह्मांड हम लोगों का, ये प्रकार के बंधन में ही है। तो उन सब बंधनों से अलग एक नए प्रकार का बंधन यहाँ आप देखने को पाएंगे, और उस बंधन को कहते हैं रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो रासायनिक आबंधन का मतलब ये हुआ कि तत्व आपस में मिलते हैं और बनाते हैं यौगिक, कंपाउंड, या परमाणु आपस में मिलते हैं और बनाते हैं अणु। तो ये किन परिस्थितियों में बंधन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो इसका अध्ययन करने से पहले जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे मान लीजिए जल है, क्या है? जल। जल है H2O। इसमें दो प्रकार के तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके सूत्र से स्पष्ट है कि इसके पास हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। एक तत्व हाइड्रोजन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का 1 परमाणु, इन दोनों ने मिलकर जल बनाया। ठीक है? तो इनके बीच में एक बंधन, इनके बीच में एक बंधन बना, वो रासायनिक बंध होगा। दूसरा है नमक, साधारण नमक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये भी 2 तत्वों से बना है। एक तत्व है सोडियम और दूसरा तत्व है क्लोरीन। सोडियम एक धन विद्युतीय धातु है, क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय धातु है। सोडियम साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन साधारण ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। क्रियाशील दोनों हैं,
क्रियाशील मैंने वही बंधन बनाने की इनकी प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ये दो तत्व जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच में एक बंधन बन जाता है, वो रासायनिक बंधन है। क्या है? रासायनिक बंधन। तो अब इसके बारे में प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये बंध कैसे और क्यों बनता। तो इसका उत्तर सबसे पहले, वैसे तो कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कौशल एंड लुईस, कौशल तथा लुईस की धारणा, कौशल तथा लुईस की कौशल और लुईस ने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया कि तत्व यौगिक का निर्माण या परमाणु अणु का निर्माण क्यों और कैसे करते हैं। इसके बारे में जब इन्होंने विचार किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि बंधन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोषों में पाए जाते हैं, उसमें जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन, वो बंधन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी बंधन बनाने में उसका योगदान रहता है। तो कौशल और लुईस ने जब ये धारणा प्रस्तुत की तो इन्होंने इस बात पर विचार किया कि जैसे मान लो अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस या सारणी में आपने देखा होगा सबसे दाईं ओर 18वें वर्ग में है। इन तत्वों में हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, एक रेडियोएक्टिव तत्व रेडॉन भी है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी अध्ययन कौशल और लुईस ने किया। बोरबरी के नियम के अनुसार जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन लोगों ने बनाया, ये देखा इन लोगों ने कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s, यानी सॉरी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s, यानी इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कोष है कौन? प्रथम कोष। और प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकते, यानी इसका प्रथम कोष पूर्ण है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका बनाया गया तो 1s2, 2s2, 2p6, यानी प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं किसी तत्व के अगर बाह्यतम कोष में यानी सबसे बाहरी वाले कोष में प्रथम कोष को छोड़कर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो कोष पूर्ण मान लिया जाता है, उसको पूरा भरा हुआ मान लिया जाता है। ऐसे ही आर्गन का जो बनाया गया, किसका? आर्गन, तो इसका बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन
तीसरे कोष में भी, इसमें भी बाहरी, सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ही परिपूर्ण। इसके बाद क्रिप्टन का बनाया इन लोगों ने 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 4p, तो ये हो गया 2, 8, 18, यानी इसके विभाजन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ज़ेनान का भी बनाया गया। ज़ेनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है। तो इसका बनाया गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s, 4d10 और 5p, ये बना। तो इसको जनरलाइज किया गया जब वो 2, 8, 18, 18, यानी बाहरी कोष में 8, बाहरी कोष में 8। हीलियम के प्रथम कोष में, जो कि बाहरी कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी अक्रिय गैस तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोशल और लुईस ने ये बताया, चूंकि अक्रिय होते हैं, इनका नाम क्या है? अक्रिय, इनर्ट, क्रियाशीलता इनकी बिल्कुल समझो 0। ये यौगिक बनाने में बहुत ढीले होते हैं। 1962-63 तक तो इनका कोई यौगिक खोजा ही नहीं गया था। और अब भी जो यौगिक बनाए जा रहे हैं वो विशेष ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से ज़ेनान के थोड़े से यौगिक आपको देखने को मिलेंगे जो अस्थायी होते हैं। बाकी अस्थायी यौगिक तो आप बना लीजिए, वो बनेगा फिर खत्म हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं। तो ये अक्रिय होने का मतलब इनका बाह्य कोष पूर्ण है। कोशल और लुईस ने ये माना कि इनका चूंकि बाह्य कोष अष्टक विन्यास, 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास जो होता है, इसको अष्टक विन्यास कहते हैं। अगर कोई भी तत्व अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को प्राप्त कर ले, तो आप समझ लीजिए उसने अष्टक विन्यास को प्राप्त कर लिया। प्रथम कोष में तो समझ लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, किसी भी विधि द्वारा मिल जाए, तो उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोष में 2, 8 है, 11 है ना, 2, 8 है, उसके बाहरी कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अब यहाँ सोडियम क्या, इनके कोशल और लुईस के अनुसार, कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके तीसरे कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होना है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन का मिलना कठिन कार्य है और 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागना आसान है, तो आसानी से त्याग देगा। अगर दूसरा कोई परमाणु ऐसा है जिसको कि 1 इलेक्ट्रॉन से उसका कार्य संपन्न हो जाता है, वो भी अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है,
तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा, दे देगा। NaCl में यही होता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना लेता है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बना लेता है। यानी सोडियम Na+ में बदल जाता है, क्लोरीन Cl- में बदल जाता है, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक विन्यास पूर्ण करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक विन्यास पूर्ण करता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये प्लस आयन और ये माइनस आयन में बदल जाता है और इन दोनों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करने लगता है। उसी आकर्षण बल से ये दोनों तत्व जुड़कर NaCl का निर्माण करते हैं। अब जब आप उस NaCl यानी नमक को मान लीजिए जल में घोल दिए, तो जल जो होता है उनके बीच के आकर्षण बल को कम कर देता है, घटा देता है, क्योंकि जल का परावैद्युतांक लगभग 78.5 यानी उसको 80 कहीं कहीं लिखते हैं, 78.5 होता है। तो वो इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को 78.5 गुना कम कर देगा। तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो दोनों के बीच का बंध टूट जाता है और Na+ आयन और Cl- आयन उस विलयन में मुक्त होकर गठ करने लगते हैं। जैसे मान लो हम लोग जैसे भोजन में दाल खाते हैं ना, तो दाल में नमक पड़ता है NaCl, लेकिन दाल में नमक NaCl के रूप में नहीं रहता है, वो Na+ आयन और Cl- आयन के रूप में टूटा हुआ रहता है। वो हमारे शरीर में दाल के साथ चला जाता है, तो उनका शरीर में अपना जो काम है वो अपना कार्य करता है। तो ये आपका एक बंध बना, ये रासायनिक बंध बना। अब ऐसे जल है, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इनको कोशल और लुईस के अनुसार इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन दोनों लोगों को, और इनको चाहिए 2 और, यानी 8 तभी होगा। ऑक्सीजन को अकेले 2 चाहिए और इन दोनों हाइड्रोजन्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे 2-2 हो जाए। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही जरूरी है। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता और न कोई ले सकता है। न ये देने के कंडीशन में है, न ये देने के कंडीशन में है, न ये देने के कंडीशन में है, क्योंकि तत्वों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बाहरी कोश का विन्यास, अष्टक विन्यास पूर्ण रखें। ये नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर से मिलता जुलता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को कोई नई चीज नहीं है। जैसे मनुष्य की कुछ प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको वो पूर्ण होते हुए देखना चाहता है, उसके लिए बहुत परिश्रम करता है। 3 मूल आवश्यकताएं मनुष्य की हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक ये तीनों नहीं हो जाता है तब तक वो बहुत कठोर परिश्रम करता है। और इसके बाद अब आजकल तो भाई उसकी तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही हर तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी व्यवस्था रखना चाहता है। और अगर प्रथम तत्व बाहरी कोश है तो
तो इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। अब ये दोनों देख रहे हैं कि ये नहीं देगा हमको, ये भी नहीं देगा, ये देख रहे हैं कि ये नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है, सबको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। क्योंकि जो काम लेन देन से नहीं हो पाएगा वो साझे से ही होगा। तो साझे में इसका 6 है, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, एक हाइड्रोजन दे दिया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना दे दिया, एक इसने दे दिया। तो क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन का 2-2 हो गया। अब ऑक्सीजन का 2 यहाँ इंगेज हो गया और 6 में से 4 यहाँ है, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब ऑक्सीजन का देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। यानी साझा करने से दोनों लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो गई। तो यहाँ पर ये लोग जल जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, और NaCl जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। 2 प्रकार से ये लोग एक दूसरे से संयोग करके या बंधन बनाकर जुड़ते हैं। अब कोशल और लुईस की धारणा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया गया है, इनके कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट, तो कोशल और लुईस की धारणा के जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में जानना आपको जरूरी है। इन लोगों ने ये बताया हम लोगों को सबसे पहले कि प्रत्येक तत्व, कोई भी तत्व, वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी व्यवस्था रखना चाहता है। यानी उस तत्व के बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसकी मतलब व्यवस्था समझ लीजिए पूर्ण हो गई। तो अब इस प्रकार के जितने 170 तत्व हम लोगों के खोजे गए हैं उसमें केवल 6 तत्व हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडॉन, आर्यन। इन्हीं 6 तत्वों का अष्टक विन्यास पूर्ण होता है। यानी ये तत्व प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, ये अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी व्यवस्था रखते हैं। हीलियम का प्रथम कोश है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 भी पूर्ण है। तो ये तो रासायनिक दृष्टि से अप्रिय हो गए, इनकी क्रियाशीलता नगण्य होती है। लेकिन जो शेष तत्व हैं उनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके पास पहले से ही बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उन 8 इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए वे तत्व एक दूसरे से या अपने ही आपस में ही संयोग करते हैं, संयोग करके एक बंधन बनाते हैं। उसी को हम लोग रासायनिक आबंधन या रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो जिन तत्वों में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है वे तत्व एक दूसरे से या आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपने अष्टक विन्यास को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसको वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। जब तत्व इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, यानी एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उससे जो बंध बनता है उसको वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं।
और जब तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से या एक ही प्रकार के तत्व के दो परमाणु एक दूसरे से संयोग करके और बंध बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और समान संख्या में होती है। उससे जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। कौन बंध? सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोर्सेल और लुईस के अनुसार जो रासायनिक आबंध के संबंध में प्रारंभिक विचार दिया गया वो यही दिया गया कि दो तत्वों के बीच में या दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों का साझा हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझे के द्वारा ये अपने बाहरी कोश में, जिसको संयोजी कोश कहते हैं, बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहरी कोश में यानी संयोजी कोश में ये अपने अष्टक विन्यास को पूर्ण करने का प्रयास करने के लिए एक दूसरे से संयोग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा संयोग करेंगे या इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा संयोग करेंगे। तो दो प्रकार के बंध बन जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों के मतलब लेन देन से जो बंध बना है उसको हम लोग कहेंगे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, और इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बना है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब आपको सबसे पहली मेन चीज तो ये जानना है कि कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बहुत अधिक संख्या में, यानी ज्ञात यौगिकों में 95% से ज्यादा यौगिकों में या अणुओं में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हम लोगों को दोनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करना है। अब इस अध्ययन में पहला पॉइंट हम लोग लेंगे आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बॉन्ड, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन अब हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।